जरा सोचिए, गुजरात के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक 8 या 9 साल का बच्चा है। वो अपने पिता के साथ चाय बेच रहा है। आसपास ट्रेनों का बहुत शोर है, बहुत भीड़ भाड़ है। हाँ, एक टिपिकल रेलवे स्टेशन का माहौल। बिल्कुल। अब यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा आज के समय में आ जाइए। वही इंसान आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। ये सच में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? और सोर्स के हिसाब से अगर देखें तो वैश्विक मंचों पर उनकी अप्रूवल रेटिंग 70 से 80% के बीच रहती है। मतलब दुनिया के कई दिग्गज नेताओं से कहीं ज्यादा। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। हम नरेंद्र मोदी के उस सफर को डिकोड कर रहे हैं जो एक चाय की दुकान से शुरू होकर ग्लोबल पॉलिटिक्स के एकदम केंद्र तक पहुंचता है। जी, और आज का जो हमारा मुख्य सोर्स मटेरियल है वो उनके बारे में एक बेहद विस्तृत विकिपीडिया लेख है। हाँ, इसमें उनके बचपन से लेकर 2025 तक के एकदम ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों का पूरा कच्चा चिट्ठा दिया गया है। और ये लेख पढ़ते हुए एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये है कि कैसे एक व्यक्ति ने भारत की पूरी राजनीतिक दिशा को ही बदल कर रख दिया। मतलब एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मॉडल से हटाकर उसे दक्षिणपंथी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ दिया। बिल्कुल। इसमें उनके शानदार रणनीतिक दांव भी हैं और उनके कार्यकाल के दौरान उठे गहरे विवाद भी शामिल हैं। और देखिए, इससे पहले कि हम इस चर्चा में पूरी तरह उतरें, एक बात एकदम साफ कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। नरेंद्र मोदी पर बात करना हमेशा से एक ध्रुवीकरण वाला यानी पोलराइजिंग विषय रहा है। इस लेख में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के विचार और दावे शामिल हैं। सही कहा। तो हमारा काम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन करना या कोई पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक निष्पक्ष माध्यम हैं। बिल्कुल, हम बस इस सोर्स मटेरियल को खंगाल रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये पूरी राजनीतिक मशीनरी काम कैसे करती है। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से, वडनगर से। वडनगर के उस चाय के स्टॉल वाले दिनों से ही एक बहुत अहम चीज उनके जीवन में जुड़ गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ, आरएसएस। सोर्स बताता है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में वो पहली बार संघ की शाखाओं में जाने लगे थे। 8 साल मतलब बहुत ही कम उम्र से। जी, और यहीं पर उनकी मुलाकात लक्ष्मणा राव इनामदार से हुई जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बने। अच्छा। देखिए, आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं है, वो एक पूरा वैचारिक स्कूल है। और यहीं पर इस पेज में एक बहुत ही हैरान करने वाली निजी डिटेल भी मिलती है। हाँ, उनकी शादी के बारे में। जी, 17 साल की उम्र में उनकी शादी जसोदा बेन से कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने कई दशकों तक इस शादी को एक गहरा राज रखा। बिल्कुल, और उन्होंने घर छोड़ दिया, सन्यासियों की तरह देश भर में घूमे। तब छुपाने के पीछे का असली कारण क्या था? सोर्स इस बारे में क्या कहता है? इसका सीधा कनेक्शन उनके आरएसएस के प्रति समर्पण से था। उस समय का जो नियम था, अगर आपको आरएसएस में ऊपर जाना था, एक प्रचारक बनना था, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य जरूरी था। एकदम सही। ब्रह्मचर्य का पालन करना और पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना एक अलिखित लेकिन बहुत सख्त नियम था। मतलब परिवार होगा तो संगठन को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। हाँ, संगठन का यही मानना था कि आप अपना 100% समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक फुल टाइम वर्कर बनने के लिए उन्होंने उस रिश्ते को कभी स्वीकार ही नहीं किया। वो हिमालय गए, रामकृष्ण आश्रमों में वक्त बिताया और फिर वापस अहमदाबाद आकर अपने चाचा की कैंटीन में काम करते हुए संघ के लिए फुल टाइम काम करने लगे। फिर आता है 1975, इंदिरा गांधी का आपातकाल यानी इमरजेंसी। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये वो दौर था जिसने उनके राजनीतिक डीएनए को पूरी तरह बदल के रख दिया। संघ पर बैन लग चुका था, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही थी। हाँ, हालात बहुत तनावपूर्ण थे। और इस विकिपीडिया पेज को पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई स्पाई थ्रिलर फिल्म देख रहे हों। है ना, भेष बदल कर घूमना और वो सब। हाँ, वो कभी सिख के भेष में घूम रहे हैं तो कभी साधु बने हुए हैं, अंडरग्राउंड रहकर सरकार के खिलाफ पर्चे छपवा रहे हैं, सेफ हाउस बना रहे हैं। बिल्कुल, और यही वो हिस्सा है जहां हमें क्यों और कैसे पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। नहीं, आपातकाल मोदी के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। जब आप किसी संगठन के लिए छिपकर काम करते हैं तो आपको एक समानांतर व्यवस्था बनानी पड़ती है। छिपकर फंड इकट्ठा करना, मैसेज पहुंचाना। जी, बिना पुलिस की नजर में आए।
सोर्सेज में बताया गया है कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी जो गुप्त मुलाकातें हुई, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? ये कि सिर्फ विचारधारा से काम नहीं चलता, आपको एक पूरी मशीनरी चाहिए। इसी दौरान उनके अंदर वो संगठनात्मक कौशल और लॉजिस्टिक्स की समझ विकसित हुई। और इसी कौशल ने बाद में बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का मॉडल तैयार किया। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये जो बूथ लेवल मैनेजमेंट हम आज देखते हैं, इसकी नींव 70 के दशक के उसी अंडरग्राउंड दौर में ही पड़ चुकी थी। हाँ, उसकी जड़ें वही हैं। इसी का नतीजा था कि जब 1985 में आरएसएस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बीजेपी में भेजा, तो उनका ग्राफ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। जी, और 95 और 98 में गुजरात में बीजेपी की जो जीत हुई, उसका बड़ा श्रेय उनके इसी रणनीतिक दिमाग को दिया गया। वो पार्टी के भीतर एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन चुके थे, और शायद इसी वजह से 2001 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री बनने वाला फैसला। हाँ, केशुभाई पटेल की सरकार भूकंप के बाद राहत कार्यों को लेकर बहुत आलोचना झेल रही थी, तो पार्टी आलाकमान ने अचानक नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। बिना कोई पिछला चुनाव लड़े सीधे मुख्यमंत्री। बिल्कुल। लेकिन कुर्सी संभालने के कुछ ही महीनों बाद उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद अध्याय सामने आता है, 2002 के गुजरात दंगे। ये एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है इस सोर्स का। जी, 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी गई, जिसमें करीब 60 हिंदू तीर्थयात्री जलकर मारे गए। और उस घटना के अगले ही दिन पूरे गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। लेख में जो आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं, उनके अनुसार इस हिंसा में करीब 1000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। हाँ, हालांकि सोर्स ये भी बताता है कि स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 2000 से ऊपर थी। इस दौरान बहुत ही दिल दहला देने वाली क्रूरता की घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका पर इस लेख में बहुत गहराई से चर्चा की गई है। और इस चर्चा में दोनों पहलुओं को बहुत स्पष्टता से रखा गया है। तो कानूनी पहलू क्या कहता है? कानूनी तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की थी। और उनकी रिपोर्ट में साफ कहा गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उन पर मुकदमा चलाया जा सके। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। जी बिल्कुल दे दी थी। लेकिन कानूनी क्लीन चिट के बावजूद जो राजनीतिक और नैतिक सवाल थे वो खत्म नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए। सोर्स में कई राजनीतिक विश्लेषकों के हवाले से बताया गया है कि सरकार की भारी आलोचना हुई। आलोचना इस बात पर कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही। हाँ, कुछ विद्वानों ने तो इसे राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा तक कह दिया। आरोप लगे कि प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। और इस एक घटना ने उनकी छवि को इतना ध्रुवीकृत कर दिया कि 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से ही इनकार कर दिया था। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक तरह से राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर दिया गया था। और यहीं पर मुझे लगता है कि उनका वो रणनीतिक दिमाग फिर से काम आया। एक ऐसी छवि जो पूरी तरह दंगों के दाग से घिरी हुई थी, उसे रातों रात तो नहीं बदला जा सकता था। तो उन्होंने पूरी कहानी का नैरेटिव ही बदल दिया। बिल्कुल, यहीं से जन्म होता है गुजरात मॉडल का। हाँ, उन्होंने अपना पूरा फोकस कट्टर हिंदुत्व से हटाकर विकास और इकोनॉमी पे शिफ्ट कर दिया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे बड़े बड़े समिट होने लगे। दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स को लाल कालीन बिछाकर बुलाया गया। जैसे रतन टाटा का उदाहरण इस सोर्स में है। जब वो अपनी नैनो कार के प्लांट के लिए परेशान थे, तो एक ही झटके में उन्हें गुजरात में जमीन दे दी गई। हाँ, लेकिन यहाँ रुककर मैं एक बात समझना चाहता हूँ। विकिपीडिया पेज का डेटा कहता है कि राज्य की जीडीपी 10% की दर से दौड़ने लगी। व्यापार करना बहुत आसान हो गया। हाँ, व्यापार आसान हो गया, लेकिन उसी पेज पर यह भी लिखा है कि इसी दौरान गुजरात शिक्षा, बाल कुपोषण और गरीबी हटाने के मामलों में राष्ट्रीय औसत से भी नीचे था। जी, ये डेटा भी वहां मौजूद है। तो अगर विकास इतना ही तेज था, तो ये सामाजिक सूचकांक इतने खराब क्यों थे? ये तो एकदम विरोधाभास लगता है। देखिए, मेरी समझ से ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यही इस विकास मॉडल का असली मैकेनिज्म है। वो कैसे? जब आप किसी राज्य को कॉर्पोरेट्स के लिए एकदम स्वर्ग बनाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो आप उन्हें भारी टैक्स छूट देते हैं, सस्ती जमीनें देते हैं। बात तो सही है। आप अपना पूरा सरकारी खजाना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा देते हैं, जैसे सड़कें, पावर प्लांट,
तो इसका नतीजा क्या होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट कम पड़ जाता है। बिल्कुल, आपके पास सामाजिक कल्याण के लिए पैसा कम बचता है। इसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब उम्मीद की जाती है कि बड़े उद्योगों से जो पैसा आएगा वो रिस रिस कर नीचे गरीबों तक पहुंचेगा। हाँ, लेकिन गुजरात में ये पैसा मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्ग और बड़े व्यापारियों तक ही सीमित रह गया। और ग्रामीण इलाके या जो हाशिए पर रहने वाले लोग थे वो इस विकास से कट गए। जी, काफी हद तक कटे रहे। पर राजनीति में धारणा यानी परसेप्शन ही सब कुछ होती है। 2014 के आम चुनाव आते आते तक पूरे देश में ये धारणा बन चुकी थी कि गुजरात जैसा विकास पूरे देश में हो सकता है। हाँ, वो गुजरात मॉडल का नैरेटिव बहुत मजबूत हो चुका था। और 2014 का जो चुनावी कैंपेन था वो तो भारतीय इतिहास में अपने आप में एक केस स्टडी है। एकदम अभूतपूर्व था वो। पहली बार 3D होलोग्राम का इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया का ऐसा आक्रामक उपयोग हुआ जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। सोर्स बताता है कि करीब 50 अरब रुपए इस प्रचार में खर्च किए गए। बाप रे, 50 अरब! और मजे की बात यह है कि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। हाँ, वो चुनाव नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड लड़ रहा था। बिल्कुल, ये संसदीय चुनाव कम और एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम ज्यादा था। लोगों ने ये देखकर वोट दिया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसी का नतीजा था कि 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी को लोकसभा में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला। और सत्ता में आते ही उन्होंने सिस्टम में बड़े बदलाव शुरू कर दिए। सबसे पहला काम उन्होंने किया, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाना। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। योजना आयोग दशकों से राज्यों को फंड बांटने का काम करता था। इसे बदलकर उन्होंने पावर को पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में केंद्रित कर दिया। हाँ, सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हो गया था। और फिर 2016 में आया वो फैसला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, नोटबंदी। हाँ, 8 नवंबर 2016 की रातों रात 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, जो उस समय सर्कुलेशन में मौजूद कुल नकदी का करीब 86% था। 86%। इससे अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो सोचिए कि आप अपने कंप्यूटर पर कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं और अचानक से कोई पीछे से पावर प्लग खींच दे। ओ, सब कुछ बंद। हाँ। और जब आप सिस्टम को रीबूट करते हैं तो जो फाइलें आपने सेव नहीं की थी वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती हैं। बहुत सही एनालॉजी है ये। तो भारत की अर्थव्यवस्था के इस रीबूट में वो अनसेव्ड फाइलें कौन थी? वो छोटे व्यापारी थे। बिल्कुल, छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर और वो पूरा असंगठित क्षेत्र जो सिर्फ कैश पे चलता था। उनका पूरा काम रातों रात डिलीट हो गया। हाँ, मतलब जब मार्केट से अचानक इतना कैश खींच लिया गया तो पूरी सप्लाई चेन टूट गई। फैक्ट्रियों के पास पैसा नहीं था मजदूरों को देने के लिए। जी, नतीजा ये हुआ कि अनुमान के मुताबिक 15 लाख नौकरियां चली गईं और जीडीपी का विकास दर बुरी तरह गिर गया। लेकिन सोर्स में इसके कुछ अलग फायदों का भी जिक्र है। क्या नोटबंदी से सरकार का वो मकसद पूरा हुआ जो उन्होंने सोचा था, काले धन वाला? काले धन के मोर्चे पर तो ये सफल नहीं रही। क्यों? क्योंकि लगभग 99% पैसा वापस बैंकों में आ गया। लेकिन इसका एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव जरूर पड़ा। क्या प्रभाव? इसने लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। नकद था ही नहीं तो लोगों को यूपीआई अपनाना पड़ा। हाँ, आज तो हर जगह यूपीआई है। और इसके अगले ही साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 25% का भारी उछाल आया। मतलब ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ गए। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था को लगे इन झटकों के बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसकी एक बड़ी वजह वो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं थी जो उन्होंने शुरू की। जैसे उज्ज्वला योजना। हाँ, महिलाओं को सीधे गैस सिलेंडर देना या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालय बनवाना। इन योजनाओं का मैकेनिज्म बहुत स्मार्ट था। कैसे? लाभार्थी को लगता था कि ये गैस सिलेंडर किसी स्थानीय नेता ने नहीं, सीधा प्रधानमंत्री ने उनके घर भिजवाया है। सीधा कनेक्शन बन गया जनता से। और इसी कल्ट ने उन्हें 2019 में पहले से भी बड़े बहुमत के साथ वापस सत्ता में ला खड़ा किया। लेकिन 2019 के बाद का उनका जो दूसरा कार्यकाल था वो पहले से काफी अलग था। अलग कैसे? इस बार एजेंडा पूरी तरह से वैचारिक था। अर्थव्यवस्था पीछे छूट गई और फोकस आ गया हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना। हाँ, और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। ये वो वादे थे जो RSS दशकों से करता आ रहा था। जी बिल्कुल। और इसी दौर में एक बहुत गंभीर डिबेट भी शुरू हुई जिसे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग
या लोकतांत्रिक पतन कहा गया। जैसे चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों और विश्वविद्यालयों के प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों को बिठाया गया। बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री पर भी तो प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री जो 2002 के दंगों में उनकी भूमिका पर सवाल उठाती थी। राजनीतिक विपक्ष का तो लगातार ये आरोप रहा कि सरकार ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को डराने के लिए किया। नागरिक अधिकारों और असहमति की आवाजों को लगातार दबाया गया। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और उलझाने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? एक तरफ सोर्स कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल स्तंभों को कमजोर किया जा रहा है, प्रेस को दबाया जा रहा है, और दूसरी तरफ वही डेटा दिखाता है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 80% के करीब है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो कोई नेता इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है अगर वो सिस्टम को ही कमजोर कर रहा हो? ये कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के मनोविज्ञान को समझना होगा। मतलब व्यक्तित्व पूजा? हाँ, जब कोई नेता खुद को एक स्ट्रॉन्ग मैन या उद्धारकर्ता के रूप में प्रोजेक्ट करता है, तो वो जनता के सामने एक नैरेटिव गढ़ता है। कैसा नैरेटिव? कि ये जो पुरानी संस्थाएं हैं, ये कोर्ट, ये मीडिया, ये सब भ्रष्ट है और आपके विकास में रोड़ा है। सिर्फ मैं हूं जो आपके लिए कड़े फैसले ले सकता हूं। अच्छा, तो लोग संस्थाओं पर भरोसा करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल। जब ये परसेप्शन बन जाता है, तो जनता सारा भरोसा उस एक व्यक्ति पर डाल देती है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और लोक कल्याणकारी योजनाओं के इस शक्तिशाली कॉकटेल ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां जनता उनकी नाकामियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थी। ये मनोविज्ञान वाकई दिलचस्प है। और स्ट्रॉन्ग मैन छवि का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी दिखा। उनकी विदेश नीति बहुत ही व्यवहारिक यानी प्रैग्मैटिक रही। हाँ, एक तरफ वो अमेरिका में ओबामा, ट्रंप और बाइडेन के साथ हाउडी मोदी जैसे बड़े इवेंट कर रहे थे, और दूसरी तरफ रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनके गहरे संबंध थे। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का दबाव था, फिर भी भारत तटस्थ रहा। रूस से सस्ता तेल खरीदा और बदले में रूस ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे दिया। ये वो इलाका है जहां उन्होंने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां पश्चिम और पूर्व दोनों को भारत की जरूरत महसूस होने लगी। जी, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्होंने अपनी छवि को और भी आक्रामक बनाया। जैसे पुलवामा के बाद। हाँ, 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की गई, उसने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी थी। ये संदेश गया कि भारत अब घर में घुसकर मारेगा। बिल्कुल। लेकिन इसी दौरान 2020 में उनके सामने एक ऐसा संकट आया जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। कोविड-19 महामारी। कोविड का दौर उनके शासन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया गया, जिससे अचानक लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर आ गए। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया। और सोर्स के अनुसार सबसे बड़ा विवाद हुआ मौतों के आंकड़ों पर। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया था कि भारत में कोविड से करीब 47 लाख लोगों की मौत हुई है। लेकिन भारत सरकार ने इसे पूरी तरह नकार दिया। उनका आधिकारिक आंकड़ा करीब 5 लाख ही था। और अब हम इस टाइमलाइन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, 2024 और 25 के घटनाक्रम। ये हिस्सा काफी दिलचस्प है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। जी, जिस पार्टी ने 1 दशक तक पूर्ण बहुमत का आनंद लिया था, वो 2024 में अपना बहुमत खो बैठी। ब्रांड मोदी को पहली बार एक बहुत बड़ा डेंट लगा। उन्हें एनडीए गठबंधन के अपने सहयोगियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था राजनीति में। जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो आप पहले की तरह एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। आपको अपने सहयोगियों जैसे नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर चलना पड़ता है। उनका वीटो पावर अब नीति निर्धारण में अहम हो गया। और शायद इसी गठबंधन की मजबूरी का असर हमें 2025 में भी दिखा। आप उस पाकिस्तान वाले सीजफायर की बात कर रहे हैं? हाँ, लेख के आखिरी हिस्से में 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र है, जो आखिरकार एक युद्ध विराम पर खत्म होता है। जरा सोचिए, जो नेता हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करने की आक्रामक छवि के लिए जाना जाता था, वो अचानक सीजफायर कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो छवि अब बदल रही है? वही मैं सोच रहा था, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो ब्रांड कभी अजय और कठोर दिखता था, वो अब जमीनी हकीकत और गठबंधन के दबाव में समझौते कर रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छवि और यथार्थ में बहुत फर्क होता है। एक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि आपको घरेलू राजनीति में चुनाव तो जिता सकती है, लेकिन जब असली भू राजनीतिक संकट सामने आता है, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और आपके पास पूर्ण बहुमत भी नहीं होता, तो आपको कूटनीतिक रास्ते चुनने ही पड़ते हैं। मतलब प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। जी, 2025 का ये सीज फायर
इसी बदली हुई राजनीतिक हकीकत का सबूत है कि अब फैसले केवल एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो अगर इस पूरे विस्तृत पन्ने को समेटने की कोशिश करें, मेरा मतलब है एक रेलवे स्टेशन से उठकर संघ की शाखाओं से होते हुए दिल्ली के तख्त तक का यह सफर, विवादों, दंगों और अभूतपूर्व चुनावी जीतों का सफर। हाँ, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव है। उन्होंने भारत के ढांचे को, उसके सोचने के तरीके को बहुत गहराई से बदल दिया है। बिल्कुल, ये एक ऐसी विरासत है जिस पर आने वाले कई दशकों तक बहस होती रहेगी। और इसी बात पर मैं इस डीप डाइव को एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि कैसे पिछले एक दशक में भारत की पूरी राजनीतिक दिशा, नीतियों और कूटनीति किसी एक व्यक्ति की बहुत ही सावधानी से गढ़ी गई लार्जर देन लाइफ छवि पर निर्भर हो गई। सही बात है। लेकिन जब पूरा सिस्टम एक इंसान के इर्द गिर्द सिमट जाता है, तो किसी को भी ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के राजनीतिक परिदृश्य से हटने के बाद उन संस्थानों का क्या होगा जिन्हें इस प्रक्रिया में किनारे कर दिया गया। एक बहुत ही गहरा सवाल है।